नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का देखो जो टॉपिक है वो है हमारा न्यायपालिका। ठीक है ना? कौन सा टॉपिक है? न्यायपालिका। इससे पहले देखो हमने जो टॉपिक क्लियर कर लिए वो कर लिया व्यवस्थापिका, और दूसरा कार्यपालिका। ठीक है। व्यवस्थापिका में देखो हमने क्या पढ़ा था? लोकसभा और राज्य सभा। ठीक है। व्यवस्थापिका में लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था। आज है न्यायपालिका। और देखो कार्यपालिका। अब आप कहोगे सर कार्यपालिका कब पढ़ा दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो देखो हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण, ये पढ़े थे। ये कार्यपालिका थी। ठीक है। ये जब गड़बड़ करने लग जाती है ना, अपना कार्य वो ढंग से नहीं करती, सही तरीके से जब नहीं करती ना, तो इनको रोकने के लिए एक तीसरी हमारे यहां पर सरकार का तीसरा अंग भी है, जिसका नाम क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका है। ठीक है। तो देखो व्यवस्थापिका अपनी शक्तियों का जब दुरुपयोग करती है तो उसको रोकने का काम भी किसका है? न्यायपालिका का। इस प्रकार मतलब जो ये न्यायपालिका है ना, ये दोनों ही संस्थाओं को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तानाशाह हो जाती, दोनों अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती। अब देखो मैंने आपको बता दिया ये न्यायपालिका दोनों को रोकती है। तो न्यायपालिका अगर निरंकुश हो जाए और ये तीनों ही निरंकुश हो जाए, ये तीनों की तीनों संस्थाएं क्या हो जाए? निरंकुश। फिर इनको कौन रोकेगा? ये तो सरकार के तीनों अंग निरंकुश हो गए, फिर इसको रोकने का काम किसका है? तो फिर देखो चौथा स्तंभ आता है जो है मीडिया। मीडिया ना, समाचार चैनल, अखबार वगैरह। ठीक है ना? ये क्या करते हैं? इनको रोकने का, इनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया। ये मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आज अपने कौन सा अंग पढ़ रहे हैं? न्यायपालिका। जो देखो न्यायपालिका क्या है, परिभाषा आपको लिखनी पड़ जाए तो उसमें लिखेंगे कि न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की रक्षा का कार्य करता है। अगर कोई भी व्यक्ति है कानून तोड़ता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको दंड देने का कार्य कौन करती है? न्यायपालिका। ठीक है। तो देखो अब अपने न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज होती है ये, किस प्रकार व्यवस्था है इसमें, भारतीय संविधान में क्या इसके बारे में सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। उससे पहले देखो न्यायपालिका के प्रकार देख लेते हैं अपने यहां। सबसे पहले हमारे देश में न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई है वो एक पिरामिड की तरह की गई है, मतलब सीढ़ी नुमा। जैसे एक सीढ़ी चलो, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी। इस प्रकार अपने यहाँ पर जो न्यायपालिका उसको 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले नीचे देखो, नीचे से ऊपर चलेंगे अपने। सबसे नीचे जो न्यायालय आता है उसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय क्या चीज है? ये अधीनस्थ न्यायालय देखो, अधीनस्थ न्यायालय है ये न्यायपालिका की सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे निचला न्यायालय है। इसमें 2 प्रकार के मुकदमों की, मतलब हर जिले में लगभग होता है 2 प्रकार के मुकदमे इसमें हैं, उनकी सुनवाई होती है। वो 2 प्रकार कौन से हैं? देखो इसके, एक तो फौजदारी और दूसरे दीवानी मुकदमे। ठीक है। आपको बता देता हूं फौजदारी मुकदमे कौन से होते हैं और दीवानी मुकदमे कौन से होते हैं। तो देखो फौजदारी मुकदमों के अंदर गंभीर मुकदमे आते हैं, जैसे हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि। ठीक है। ये सभी कौन से मुकदमों के अंतर्गत आते हैं? फौजदारी मुकदमों के अंतर्गत। दूसरा दीवानी, इसके अंतर्गत देखो जमीनी विवाद है, जैसे विवाह, तलाक,
गोद लेना, इनसे संबंधित जो मुकदमे होते हैं वो कौन से मुकदमे कहलाते हैं? दीवानी। तो दो प्रकार के मुकदमे होते हैं, फौजदारी और दीवानी। इन दोनों ही मुकदमों की जो सुनवाई है वो कौन से न्यायालय में की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय में। तो पहली सीढ़ी आ गई न्यायपालिका की, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अब देखो दूसरी सीढ़ी, जिला अदालत। जिला अदालत प्रत्येक जिले में होती है। अधीनस्थ न्यायालय के बाद में दूसरा मतलब इस तरह है, वो कौन सा है? जिला अदालत। अब जिला अदालत क्या है? जिले में दायर जितने भी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई करती है। पिछले साल प्रश्न आ गया था 1 नंबर का, जिला अदालत का कोई एक कार्य बताइए। तो सबसे पहला कार्य कौन सा है? जिला अदालत है, वो जिले में दायर जितने भी मुकदमे हैं उनकी क्या करती है? सुनवाई करती है। ठीक है, अब देखो और क्या कार्य करती है ये जिले में अदालत, जो जिला अदालत है ये जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई। और फिर देखो एक चीज है अपील। ठीक है ना, अपील क्या है? हमेशा आप देखना कि अपील यानी कि शिकायत एक तरह से। ठीक है ना, अपील है वो नीचे के जो न्यायालय है उसके विरुद्ध ऊपर के न्यायालय में होती है। ठीक है, ऊपर के न्यायालय में। जैसे देखो आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे घर में छोटे बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले शिकायत वो बड़े भाई से करते हैं। फिर बड़ा भाई जो है वो अच्छी तरह मतलब उसका निर्णय नहीं करता या फिर उस मामले को नहीं सुलझाता, तो फिर वो शिकायत बड़े भाई के बाद में किसके पास जाती है? पिताजी के पास या माताजी के पास जाती है। वहीं पर भी अपने अगर संतुष्ट नहीं होते न्याय से तो उसके बाद में अपने कहाँ जाते हैं? दादाजी के पास जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार सबसे छोटी जो अदालत है उसके विरुद्ध अपने जाएंगे जिला अदालत, यानी अधीनस्थ न्यायालय के जो मुकदमे हैं उनके खिलाफ अपील कहाँ होती है? जिला अदालत में। ऊपर के जो न्यायालय है ना, जिला अदालत के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील नहीं होगी, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जिला अदालत में अपील हो जाएगी। यानी कि निम्न न्यायालय है उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, ऊपर के न्यायालय में। तो जिला अदालत हो गई, लगभग सभी जिलों में होती है। इसके बाद में तीसरा जो स्तर आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, ठीक है ना, ये लगभग हर राज्य में होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 या 3 राज्यों में एक उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, तो उच्च न्यायालय का क्या काम है? उस राज्य से संबंधित, उस राज्य में जितने भी विवाद हैं, राज्य के जो क्षेत्राधिकार में विवाद आते हैं उन पर सुनवाई करता है। ठीक है, दूसरा इसमें अपील की जा सकती है कौन से न्यायालय के विरुद्ध? इससे नीचे का न्यायालय कौन सा है? जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय के खिलाफ अपील कहाँ होती है? उच्च न्यायालय में। एक जो उच्च न्यायालय है वो क्या है? रिट जारी कर सकता है। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना हमारे को, उसके तहत उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है किसी भी मामले पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय वो रिट जारी करता है। प्रमुख काम हो गया। फिर अगला देखो, जो सबसे सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका की, जिसको अपने बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, सबसे बड़ा न्यायालय है ये सर्वोच्च न्यायालय। इसके खिलाफ कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील की जा सकती है। ठीक है, अपील कैसे करते हैं मैं बताता हूं। देखो, जैसे कोई मुकदमा है, ठीक है, ये ए व्यक्ति है, इसने बी व्यक्ति, या ए बी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2 नाम लिख देता हूं मैं, सुनील और अजय। ठीक है, सुनील ने अजय है इसका हाथ तोड़ दिया। क्या कर दिया? हाथ तोड़ दिया, यानी कि गंभीर चोट पहुंचा दी इसको। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मारपीट से संबंधित जो मामले होते हैं उनको बोलते हैं फौजदारी मामले। ठीक है, अब मान लो इसने क्या किया, सीधे जिला अदालत में, कौन से में, हालांकि इसको जाना चाहिए था अधीनस्थ न्यायालय में, लेकिन ये चला कहां गया? जिला अदालत में।
और जिला अदालत में सुनील ने, अपराधी यहां कौन है, सुनील है ना अपराधी, है ना। जिला अदालत ने इसको 2 महीने की सजा दे दी, 2 महीने की सजा दे दी अजय को। तो अजय अब अपील कौन करेगा, सुनील तो खुश हो गया भाई अजय को क्या है सजा मिल गई, लेकिन अजय नाखुश है। अजय अब अपील करेगा जिला अदालत के खिलाफ, कहां पर अपील करेगा, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में ये केस चलता है, रीओपन होता है, उसके बाद में दोबारा वही साक्ष्य रखे जाते हैं और उच्च न्यायालय इसको अजय को बरी कर दे बिना किसी सजा दिए, वो 2 महीने की सजा इसको बरी कर देता है, छोड़ देता है। तो अब अजय खुश हो गया, नाराज हो गया सुनील, ठीक है। तो सुनील अब जो उच्च न्यायालय है इसके खिलाफ कहां जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय है, ये दोबारा अगर अजय है इसको क्या है 2 महीने या 6 महीने की सजा दे देता है, मान लो 6 महीने की अब की बार सजा दे दी, तो अब क्या है, चाहे कोई खुश हो चाहे कोई नाराज हो, अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, इसके विरुद्ध कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती, यह फैसला अब मान्य ही होगा, ठीक है। इसकी अवमानना नहीं कर सकती। अवमानना क्या होती है जानते हो क्या आप, यानी कि अपने उस फैसले की आलोचना नहीं कर सकते कि हम इसको नहीं मानेंगे। जैसे कोई नोटिस आ जाता है, सरकारी कई नोटिस आते हैं, उन नोटिसों को अपने छोड़ देते हैं, देखते हैं भाई हाँ क्या है, ऐसे ही है, सरकारी नोटिस आके चला जाएगा। लेकिन न्यायपालिका का जो नोटिस आता है ना, उसको अपने अगर हल्के में ले लेंगे, उसकी अवमानना कर देंगे, तो अपने को हो सकता है कि 6 महीने की क्या है सजा का प्रावधान है उसमें, और आर्थिक दंड है वो अलग, ठीक है। तो इसके जो निर्णय है वो मानने ही पड़ेंगे, अवमानना नहीं की जा सकती। वो अपने देखो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में पढ़ लेंगे आगे। तो ये आपको अभी समझ आ गया होगा। अब देखो एक बार इसको थोड़ा साफ करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा न्यायालय, फिर उससे नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालत और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। यानी कि देखो सबसे जो नीचे का न्यायालय वो कौन सा है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसके बाद में जिला अदालत है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर सर्वोच्च न्यायालय। ये 4 प्रकार के जो न्यायालय है ये हमारे पिरामिड है, यानी कि ये संरचना है न्यायपालिका की, ठीक है। अब अपने देखो आगे का जो है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो जो मुख्य अपने न्यायालय हैं 2, उनके बारे में आज अपने क्या चर्चा करने वाले हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो एक तरफ तो अपने लिख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और एक तरफ अपने कर लेते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एससी भी बोला जाता है। उच्च न्यायालय को इंग्लिश में बोलते हैं हाई कोर्ट, एचसी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अंग्रेजी में भी बता देता हूं आपको और हिंदी में भी। अब देखो यहां कंफ्यूज बच्चे कहां पे होते हैं, कई बार प्रश्न आता है कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और अधिकार बताइए। अब आप क्या कर देते हो, उच्च न्यायालय की शक्ति, और क्योंकि उच्चतम न्यायालय आपने पढ़ा उच्चतम न्यायालय, और आपने क्या कर दिया उच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, एक नाम और इसका क्या है, उच्चतम। ये तो उच्च है, ये उच्चतम, ठीक है ना। ये चीज आपको हमेशा क्या करनी है, ध्यान रखनी है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया है ना, वो हमारे संविधान के भाग 5 में, कितने में, भाग 5 में, और उच्च न्यायालय जो है इसका गठन है भाग 6 में, ठीक है। तो इसमें देखो बड़ा न्यायालय कौन सा है, यही है बड़ा। इसमें देखो कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 रह के ऊपर रह के मात्र 5 है ना, तो भाग 5 आ रहे हैं ना, तो भाग 5। अब यहां ऐसे देखोगे यहां तो 3 ही आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां 3 ही आएंगे, हर चीज में ट्रिक नहीं चलती। तो ये भाग 6,
ठीक है। भाग 5 में क्या लिखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और भाग 6 में है कि भारत में एक उच्च न्यायालय, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अब ये जो है सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है आपको पता होगा? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, और ये हर राज्य में होता है लगभग, ठीक है ना। 24 अभी तक अपने क्या है, 24 उच्च न्यायालय है यहां पर। अब देखो अनुच्छेद देख लेते हैं, क्या चीज है? अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय की जो मतलब कार्य प्रणाली है, शक्तियां वगैरह सब कुछ, इनका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद है देखो 124। कौन सा अनुच्छेद है? 124 से लेकर 23 जोड़ दो इसमें। 124 में कितने जोड़ दो? 23। कितने हो जाएंगे? 124 में देखो 23 जोड़ते अपने 147। 147 यानी कि अनुच्छेद 124 से 147 तक है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि भाग कौन सा है संविधान के, कौन से भाग में है सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र? भाग 5 में। उच्च न्यायालय का भाग 6 में तुलना आ जाती है कई बार। और अनुच्छेद 124 फिर 23 जोड़ो इसमें 147। अब उच्च न्यायालय का भी अनुच्छेद ले लेते हैं अपने। उच्च न्यायालय का अनुच्छेद ये बीच वाला 2 ले लो, 2 ले लिया ये, फिर ये 1 और 4 लिख दो, 214। कौन सा हो गया? 214। अब इसमें कितने जोड़े थे अपनों ने? 124 के बाद भी कितने जोड़े थे? 23। तो यहां भी 23 जोड़ दो। अब इसमें भी देखो, मैं तो 23 जोड़ देता हूं। 4 3 7, 2 और 1 3 और 2, यानी कि 237 तक, ठीक है ना। अनुच्छेद साफ साफ लिख देता हूं, देखो अनुच्छेद क्या किया हमने? देखो पहले 2 लिया, फिर 1 4, 214 से 23 जोड़े तो कितने आए? देखो हमने 23 जोड़े थे, 237, ठीक है। इस प्रकार ये ट्रिक याद रखना आप, दोनों में 23 ही जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन ये 124 से स्टार्ट होगा, और इसमें पहले 2 लिख के 14 आगे लिख देना, 214। तो ये अनुच्छेद और भाग हो गए, जो कंपटीशन में भी देखो बहुत बार आता है कि सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें जो कार्य प्रणाली है वो कौन से अनुच्छेद में या इसमें कौन से अनुच्छेद के तहत कार्य किया जाता है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय सारा है ना जो, वो अनुच्छेद 124 से 147 तक आ जाएगा, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 237। अब बात आती है कि ये कितने हैं देश में? तो सर्वोच्च न्यायालय तो पूरे देश में कितना है? एक ही है। पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय कितना है? सबसे बड़ा न्यायालय एक ही, दिल्ली में है। ये कहाँ है? एक है, ये कहाँ है? दिल्ली में, और 1950 से कार्य कर रहा है ये, ठीक है। अब उच्च न्यायालय तो राज्य के न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ के न्यायालय होते हैं? राज्य के। तो लगभग हर राज्य में होते हैं, ठीक, लगभग हर राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं। कई बार परिस्थिति देखो ऐसी होती है कि एक से अधिक राज्यों में, कई बार देखो कई राज्य ऐसे हैं जो दो या 3 राज्यों को मिला के उनमें क्या है? एक उच्च न्यायालय है। क्या चीज है? 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 न्यायालयों को मिला के, या 2 या 3 राज्यों को मिला के, सॉरी, एक उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ये हो गया 231 अनुच्छेद। अब देखो ये बात बताइए मैंने, इसमें भी अनुच्छेद है कि 2 या 3 राज्यों को मिला के एक उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 231 क्या चीज है? यानी कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, या 2 या 3 राज्यों को मिला के एक उच्च न्यायालय होगा। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 231 में है। तो यहां तो हमारे देखो ये अनुच्छेद खत्म होते हैं लगभग, इसके मैंने आपको बता दिए जो महत्वपूर्ण थे, ठीक है। इसको ट्रिक वाइज आपको याद रखना है कि दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है, लेकिन उच्च न्यायालय है वो या तो हर राज्य में एक है, सभी राज्यों में एक नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 या 3 राज्यों में मिला के एक क्या है? उच्च न्यायालय है। तो 2 3 1 यानी कि 231 अनुच्छेद के अंतर्गत इस प्रक्रिया का वर्णन है कि 2 या 3 राज्यों को मिला के एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा, ठीक है।
अब देखो ये यहां तक हो गया, मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब मेन बात आती है, कई बार प्रश्न आ जाता है गठन बताइए। ठीक है, क्या बताइए? गठन किसका? सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का, दोनों का ही पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले गठन अपने देखेंगे तो इसमें अपने हेडिंग लगाएंगे सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या में एक तो होता है मुख्य, एक तो क्या होता है न्यायाधीश मुख्य, और क्या होते हैं अन्य। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में भी एक क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय है, देखो जब भारत का संविधान लागू हुआ, ये तो हर राज्य के, तो इनमें एक तो मुख्य होगा और अन्यों का आंकड़ा अलग अलग होगा। ठीक है ना। लेकिन यहां आंकड़ा देखो क्या है, जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था। आज भी एक ही मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन अन्य जो न्यायाधीश थे वो थे 7। कितने थे? 7। तो टोटल न्यायाधीश कितने हो गए? 8। ठीक है। हमारे देश के संविधान में क्या लिखा गया है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। टोटल न्यायाधीश कितने हैं? 8। लेकिन देखो क्या हुआ, 2008 में, सन 2008 में एक संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत उसको लागू 2009 में कर दिया गया। ठीक है, 2009 में लागू कर दिया गया। उसके तहत इनकी संख्या देखो धीरे धीरे देखो घटती बढ़ती रहती है। तो 2008 के संविधान संशोधन के तहत एक तो अब क्या है, मुख्य न्यायाधीश तो एक ही रहेगा, लेकिन अन्य न्यायाधीश जो ये है ना, इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 30। यानी टोटल अब न्यायाधीश कितने हो गए सर्वोच्च न्यायालय में? 31। ठीक है। संविधान लागू हुआ था उस समय टोटल थे 8, आज हैं टोटल 31। इसी प्रकार यहां देखो एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और इनकी जो अलग अलग राज्य में जो संख्या वो अलग अलग होती है, वो बढ़ती और घटती जाएगी। तो ये देखो हमारा सबसे पहला जो बिंदु हो गया सदस्य संख्या। ठीक है। अब देखो ऊपर यहां जगह नहीं बची है, अगला ऊपर लिख देता हूं मैं। देखो सदस्य संख्या हो गई, फिर क्या चीज आती है? योग्यता आती है। किसी भी चीज में देखना, फिर क्या आएगी? योग्यता। योग्यता दोनों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए भी और सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी। ये तो हो गया सर्वोच्च न्यायालय, एससी सुप्रीम कोर्ट, और ये हाई कोर्ट। योग्यता हम सबसे पहले तो वही है कि भारत का क्या हो? नागरिक। दोनों के लिए है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसके बाद में उम्र वाला कोई इसमें वो नहीं है कि उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम उम्र वाला है ही नहीं इसमें, क्योंकि जब इसकी योग्यताएं है ना, जो वो योग्यताएं आदमी पूरी करता है तो अपने आप उम्र हो जाती है। योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ये जो न्यायालय है, कौन सा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष, कितने वर्ष? 5 वर्ष क्या रह चुका हो? न्यायाधीश या जज, न्यायाधीश। इस न्यायालय में अगर न्यायाधीश नहीं रहा है वो, तो 10 वर्ष तक इसी न्यायालय में, हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो। क्या रह चुका हो? वकील। 10 वर्ष वकील। ठीक है। और राष्ट्रपति की दृष्टि में वो कानून का जानकार होना चाहिए, कानून का ज्ञाता। किसकी दृष्टि में? राष्ट्रपति की दृष्टि में होना चाहिए। इसी प्रकार उच्च न्यायालय का जो है उसकी भी देखो क्या योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता हो रही है मुख्य न्यायाधीश की। किसकी? मुख्य न्यायाधीश की। इसमें दोनों 10 साल हैं, 10। ठीक है ना। यानी कि 10 वर्ष तक या तो क्या हो, जज हो किसी भी न्यायालय में, या 10 वर्ष तक उसने क्या है, वकालत की हो। ठीक है। तो ये होगी इसकी योग्यता। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ लिया? सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय है, लिख देता हूं एक बार फिर से।
उच्च ले योग्यता, हम दो योग्यता पढ़ ली, दोनों कौन कौन सी? एक तो हमने पढ़ ली सदस्य संख्या गठन पढ़ रहे हैं अभी, है ना, संख्या याद रखने के लिए लिख रहा हूं। दूसरी योग्यता, योग्यता। अब तीसरी जो आती है वो आती है इनका कार्यकाल। क्या आती है? कार्यकाल। तो मैंने आपको बताया था न्यूनतम तो नीचे से तो कोई उम्र इसमें दे नहीं रखी, क्योंकि जब ये जो मैंने बताया ना 5 साल तक जज रहेगा और 10 साल तक वकील रहेगा, तब तक वो अपने आप उम्र तो उसकी मैच्योर हो जाएगी। इनकी लास्ट वाली उम्र दे रखी है रिटायरमेंट की उम्र, यानी कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उनकी जो उम्र है ना वो अलग अलग है। जैसे कार्यकाल उम्र है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने पद पर कितने वर्ष की उम्र तक रहता है बताओ? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, ये कितने? 65 वर्ष। जबकि उच्च न्यायालय का 3 वर्ष कम कर लो, कितने? 3 वर्ष, तो 62 वर्ष। अभी देखो चल रहा है ये कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी भी क्या कर दी जाए? कम से कम 65 वर्ष कर दी जाए, क्योंकि ये मतलब बहुत जानकार व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, तो इनके जो ज्ञान का है वो लाभ हमको सबको लेना चाहिए, इसलिए इसकी 65 वर्ष तक करने की चल रही है। हर देशों में देखो अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में तो कोई जब तक मरता है ना आजीवन ही वो क्या है, जज रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने थोड़े रेस्ट दिया गया है कि 65 साल का आदमी है, बुढ़ा हो जाता है, अगर उसका दिमाग खिसक गया हो सकता है वो सठिया जाए तो फैसले उल्टे सीधे दे दे। तो इसलिए इनकी क्या है निर्णय ये। और फिर देखो आदमी को आराम भी जरूरी होता है, ठीक है ना, जिंदगी भर कमाया जाए, कमाए काम थोड़ी होता है, बुढ़ापे में आराम की भी सख्त जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पर 65 वर्ष तो कर दिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल, और 62 वर्ष किसका कर दिया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कर दिया, ठीक है। लेकिन देखो क्या ये 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते ही हैं क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष तक अपने जो पद है उस पर बने रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी के साथ ऐसा नहीं होता। हालांकि देखो इनको हटाने का अधिकार है वो किसी के पास नहीं है, सिर्फ ये खुद ही अपना त्याग पत्र दे सकते हैं या इनको महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। बाकी कार्यपालिका, विधायिका, इनके पास इतना अधिकार नहीं है कि इनके यहाँ तक कि इनके तबादले करा दे, इतना भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना। इनको जो जज वगैरह होते हैं ना, इनको हटाने का अधिकार किसके पास नहीं है? किसी के पास भी नहीं है, किसी अधिकारी के पास भी नहीं है, बस महाभियोग लगा के इनको हटाया जा सकता है। इसीलिए तो इसको स्वतंत्र न्यायपालिका बोलते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र है सभी दबावों से, ठीक है। या तो 65 वर्ष से पूर्व उसको ऐसा लगे कि अब मैं काम नहीं कर सकता, तो वो खुद क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय का 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय का 65। या फिर कोई गलती कर दे हो तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इनकी क्या? सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल। क्या हो गया? कार्यकाल। अब देखो आता है वेतन और भत्ते। क्या आता है? वेतन व भत्ते, ठीक है। वेतन और भत्तों में देखो क्या चीज है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? खूब होते हैं ना, मैंने आपको बताया था 31 होते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश कितना होता है? मुख्य न्यायाधीश कितना होता है? 1। तो 1 लाख दे देंगे, 1 लाख रुपए। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा? 1 लाख रुपए। और अन्य न्यायाधीशों का देखो, अन्य न्यायाधीश इससे थोड़ा छोटे होते हैं, तो उनका थोड़े पेमेंट भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो 10,000 रुपये उनको कम कर देते हैं, तो उनके हो गए 90,000। बाकी अपने हाथ में नहीं है कम ज्यादा करना, ये जो है वही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। न आपके हाथ में न मेरे हाथ में। 1 लाख रुपए है, आप ये याद रखना कि एक ही होता है ये, तो 1 लाख रुपए। और अन्य जो न्यायाधीश है 30, उनको मिलती है 90,000। अब उच्च न्यायालय जो है ना, उच्च न्यायालय वो अब सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ा छोटा है ना, तो देखो उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसको भी 1 लाख रुपए दे देंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में फिर अंतर ही क्या रहेगा? तो इससे 10,000 रुपये अपने कम कर देते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलेंगे 90,000 रुपए।
अन्य न्यायाधीश भी देखो इससे मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से नीचे का दो तबका है तो इससे भी 10,000 कम कर देते हैं, तो 80,000 रुपये अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका वेतन। देखो समय के साथ साथ जो वेतन है वो घटता और बढ़ता रहता है, घटता तो क्या बढ़ता ही हमेशा, ठीक है ना, बढ़ता रहता है। फिर देखो अब है नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है इनकी? नियुक्ति देखो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, ठीक है, उनकी और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति। इसकी तो देखो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति तो सीधा ही कौन कर देगा? राष्ट्रपति कर देता है। लेकिन उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। ठीक है, एक कोलेजियम व्यवस्था आगे बताऊंगा मैं, वो कौन सी व्यवस्था है। कोलेजियम प्रणाली के तहत अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है अन्य न्यायाधीशों की, अभी बता देता हूं, आगे पता नहीं याद रहेगा नहीं। कोलेजियम व्यवस्था क्या है? देखो कोलेजियम व्यवस्था साफ साफ लिख देता हूं, मेरी थोड़ी राइटिंग कमजोर है। कोलेजियम व्यवस्था, ठीक है। कोलेजियम व्यवस्था के तहत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसमें क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति, एक तो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो देखो न्यायाधीश है ना, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, इसके साथ 4 न्यायाधीश और होते हैं। न्यायाधीश टोटल 5 हो गए ना, ये मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश है। ये पांचों है ना कुछ नाम प्रस्तावित करेंगे किसको? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हीं में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसको बोलते हैं कोलेजियम व्यवस्था, ठीक है ना, कोलेजियम व्यवस्था बोलते हैं इसको। अब देखो फिर आता है शपथ। शपथ कौन दिलाता है? तो देखो वो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश से बड़ा कौन है? एक ही आदमी है बड़ा मुख्य न्यायाधीश से, राष्ट्रपति। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राष्ट्रपति। और फिर अन्य न्यायाधीश बच जाएंगे ना सर्वोच्च न्यायालय के, उनको मुख्य न्यायाधीश दिला देगा। भाई मुख्य न्यायाधीश को तो शपथ दिला दी राष्ट्रपति ने, और अन्य न्यायाधीश है उनको फिर वो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और प्लस न्यायाधीश, ठीक। मुख्य न्यायाधीशों को तो राष्ट्रपति ने शपथ दिला दी, ठीक है, लेकिन अन्य न्यायाधीश तो बहुत हैं, इनको फिर राष्ट्रपति शपथ दिलाता रहेगा। तो राष्ट्रपति तो और कोई काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इतने मतलब 24 ये उच्च न्यायालय हैं, तो राष्ट्रपति तो इनको शपथ दिलाने में रह जाएगा। राष्ट्रपति के और भी बहुत काम हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति अपने काम फिर कैसे करेगा। तो देखो इसमें क्या होता है फिर राज्यपाल, इनकी जो शपथ है वो कौन दिलाता है इनको? उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल शपथ दिलाएगा। अब ये बताओ, कई ऐसे भी देखो राज्य हैं जिनमें 2 राज्यों को मिला के एक उच्च न्यायालय बना है, तो वहां पर दोनों राज्यों में से कौन से राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा? जिस राज्य में हाईकोर्ट होगा, ठीक है ना, जिस राज्य में उच्च न्यायालय होगा उस राज्य का जो राज्यपाल है वो इनको क्या करेगा? शपथ दिलाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो आज मैंने आपको गठन बता दिया है न्यायपालिका का। किसका गठन बता दिया है? न्यायपालिका का, ठीक है ना। अब जब दोबारा हमारी क्लास लगेगी ना तो उसमें अपने न्यायपालिका की शक्तियां पढ़ेंगे, खास तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। अब मैंने इधर ये लिखा है सर्वोच्च न्यायालय और ये उच्च न्यायालय, दोनों की अलग अलग बता दी है। आपको जो मेन देखो 12वीं क्लास में जो जितने भी बच्चे हैं उनको तो देखो क्या करना है, सारा ये ढंग से याद करना ही है नोट्स। बाकी देखो सरलता के लिए अभी तो मैंने ये
चार्ट के हिसाब से बनाया है। बाकी आपको याद करने की दृष्टि से जब आप याद करोगे ना, तो आपको जो नोट्स लिखा रखे हैं कॉपी में, जो आपको प्रश्न उत्तर लिखा रखे हैं, वो याद करने हैं आपको, क्योंकि वो एकदम मैंने अलग अलग तरीके से लिखा रखे हैं, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और ये है कोचिंग की दृष्टि वाले जो पटवारी की तैयारी कर रहा है या रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या कोई अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैंने देखो ये अनुच्छेद वगैरह है, ठीक है, वो लिखे थे मैंने, अनुच्छेद कौन से भाग में है क्या नहीं है, बारीकी से जो ये बनाया है ये खास तौर पर है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो 12वीं क्लास वाले बच्चे हैं कि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि आपको भी आगे जाके देखो एग्जाम देनी है 12वीं के बाद में, बहुत सारे एग्जाम, आप कोई BSTC की मतलब एग्जाम देगा, कोई राजस्थान पुलिस के एग्जाम देगा, तो उनके लिए भी ये क्या है, जरूरी है। क्योंकि देखो पॉलिटिकल में सारा का सारा जो खेल है वो अनुच्छेदों का ही है, ठीक है। नॉर्मल जानकारी के अलावा आपको जो बारीकी से अध्ययन करना है वो अनुच्छेदों का ही करना है, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। इसलिए देखो आपको करना क्या है, आप क्या कर सकते हो, जितने भी अनुच्छेद आते हैं आपकी बुक में, जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूं, जितने भी अनुच्छेद आते हैं, एक आपको डायरी डाल सकते हो, उस डायरी में वो अनुच्छेद लिख सकते हो, जो आपके भविष्य में आगे तक काम आएंगे, जब भी आपको याद करना होगा, बारीकी से सारे अनुच्छेद हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। वो कभी भी कर लेना काम, अभी नहीं करना चाहिए, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो ये मैंने बता दिया आपको गठन। अब जो कल का वीडियो होगा उसमें मैंने आपको बता दिया शक्तियां हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। तो साथ साथ में इसको जो भी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं उसको याद जरूर करें, कॉपी में से, आपकी जो नोटबुक है ना उसमें से याद करते रहें। और साथ में क्या है, उसको दोबारा, अगर एक वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, एक दिन में समझ नहीं आ रहा, तो उसको दूसरे दिन, अगले दिन, क्योंकि पॉलिटिकल का जो वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, तो अगले दिन आपको फिर से टाइम मिल रहा है, उसको दोबारा देख लें, ठीक है ना। तो देखो कल फिर मिलेंगे अपने एक नई एनर्जी के साथ, इसी टॉपिक को लेके, शक्तियों का टॉपिक है जो इसको लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।